रूह का चैन। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मैं एक शादी की तकरीब से वापस लौट रहा था। मुझे रात की शादियों से बड़ी चिढ़ थी, इसलिए मैं शादी ब्याह की तकरीब में जाने से गुरेज करता था। आज भी मेरा शादी की तकरीब में शिरकत करने का मूड नहीं था, लेकिन अब्बा जान की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने से मुझे जाना पड़ गया। शादी हमारे करीब के रिश्तेदारों में थी। रात के 12:30 बज रहे थे। मैं साइकिल के पैडल तेज़ तेज़ चला रहा था। हमारे घर से ज़रा पहले रास्ते में कब्रिस्तान आता था। कब्रिस्तान आते ही मुझे खौफ सा आने लगा। बचपन ही से ना जाने क्यों मुझे कब्रिस्तान के करीब से गुज़रने पर खौफ तारी हो जाता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अंधेरे में कोई ऐसे मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मैं तेज़ी से दौड़ लगा कर कब्रिस्तान से दूर होता चला जाता था। बचपन का खौफ आज भी मुझ पर गालिब था। मैं 18 साल का हो चुका था। मजबूरी ये थी कि घर जाने का के लिए एक ही रास्ता था। इसका मुतबादिल कोई रास्ता भी नहीं था। मेरा दोस्त भी मेरी इस बुज़दिली से वाकिफ़ थे और इस मामले में मेरा मजाक भी उड़ाते थे। मैं खामोशी से इनका मजाक बर्दाश्त कर जाता, लेकिन अपने खौफ पर कभी काबू नहीं पा सका। गोरगनों के छोटे छोटे बच्चे अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान में ऐसे घूमते फिरते रहते थे जैसे वो कब्रिस्तान में नहीं किसी पार्क में घूम रहे हों। कब्रिस्तान आते ही मेरा ज़हन पर खौफ तारी हो गया। साइकिल चलाते हुए मैंने एक नज़र कब्रिस्तान पर डाली। कब्रिस्तान में किसी बुज़ुर्ग का मज़ार बना हुआ था, जहाँ एक बल्ब रोशन था। बल्ब की रोशनी में करीब की चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। मज़ार के चंद कदम दूर नसीर खड़ा दिखाई दिया। नसीर को देखकर मुझे एक झटका सा लगा कि वो इस वक्त कब्रिस्तान में क्या कर रहा है। हालांकि इसका घर कब्रिस्तान से बहुत दूर था। एक लम्हे को मेरा खौफ जाता रहा और मैं एक दरख्त के पास साइकिल खड़ी करके इसकी जानिब लपका। नसीर, मैंने ज़ोर से इसको आवाज़ लगाई। सन्नाटे में मेरी आवाज़ बहुत तेज़ गूंजी थी। मेरा ख्याल था कि वो मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ लपकेगा, लेकिन इसने मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। मैं भी तेज़ी से इसकी तरफ लपका। मुझे कब्रों को फलांगता देखकर वो भी और तेज़ हो गया। फिर अचानक वो गायब हो गया। मैंने इसको बहुत तलाश किया, लेकिन इसका कुछ पता ना चला वो किधर गया। इसे यूं गायब होता देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि नसीर को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। वो कब्रिस्तान से कैसे गायब हो गया। मेरे बदन से पसीने छूट पड़े। मेरे अलावा इस वक्त कब्रिस्तान में कोई नहीं था, इसलिए ज़्यादा खौफ तारी था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई नज़र ना आने वाली मखलूक मेरी बेबसी पर दांत निकाले कह के लगा रही है। अचानक जैसे ही मेरे बदन में ताकत सी भर गई हो, मैं तेज़ी से कपड़ों को फड़कता हुआ दौड़ पड़ा और साइकिल के पास पहुंचकर मेरा भागना बंद हुआ। साइकिल पर बैठते ही मैंने पैडल पर बदहवासी के आलम में पाँव मारना शुरू कर दिए। चंद लम्हों में कब्रिस्तान से दूर निकल गया और घर आकर ही दम लिया। रात में कई बार मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन आंख खुलने पर एहसास होता कि चंद लम्हों पहले मैंने डरा देने वाला जो मंज़र देखा था वो ख्वाब था। इस बात से दिल को सुकून मिलता और मैं दोबारा सो जाता। ख्वाब में जो मंज़र मुझे आ रहा था वो कुछ यूँ था कि मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूँ। अचानक मेरे सामने नसीर आ जाता है और मैं भी इससे बात करने ही वाला था कि कोई स्याह लिबास में मलबूस मखलूक अचानक वारिद होती है और नसीर को उठाकर ले जाती है। मैं चीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ हलक में फंस कर रह जाती है और बेख्तियार मेरी आँख खुल जाती है। सुबह कॉलेज में मेरी मुलाकात नसीर से होने पर मैंने कब्रिस्तान में इसकी मौजूदगी और गायब होने से मुताल्लिक बात पूछी, तो वो हंसकर मेरी तरफ देखने लगा कि मैं रात में कब्रिस्तान जाकर क्या करूँगा। तुम्हें ज़रूर वहम हुआ है। मुझे वहम नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कब्रिस्तान में देखा था और मैं जब तुम्हारे पीछे भागा तो तुम गायब हो गए। मैंने इसे बताया। मेरा तुम्हें एक कीमती और मुफीद मशवरा है कि आइंदा कभी कब्रिस्तान के अंदर इस तरह मत चले जाना। कब्रिस्तान में असेब होता है और जो रात को लोगों को तंग करता है वो इंसान के दोस्त और रिश्तेदारों के रूप में नज़र आता है। इनके पास जाने वाले शख्स पर
वासेब हमला कर देता है या इसके जिस्म में दाखिल होकर इसे और इसके घर वालों को परेशानी में मुब्तला कर देता है। नसीर ने कहा। हाँ हाँ, नसीर सच कह रहा है, फरहान बीच में बोल पड़ा। हमारे पड़ोसी मिर्ज़ा नदीम की लड़की पर असेब आ गया था। असेब के बाद इसने घर घर में तोड़ फोड़ मचा दी कि कभी किसी को उठाकर दीवार पर दे मारती और सब घर वाले परेशान हो गए थे कि इतनी कमज़ोर और नाजुक लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, जो वो इतनी ताकतवर हो गई है कि अपने से भारी भारी सामान और इंसानों को फेंक रही है जैसे कोई खिलौना फेंक रही हो। कि मैं मुमकिन है मैंने कहा। मैं इनसे इस वक्त कह भी क्या सकता था। नसीर को मैंने खासे फासले से देखा था। ये भी हो सकता था कि मेरा वहम हो, वहाँ कोई और हो। नसीर का रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान में क्या काम हो सकता है। इस वाक़े को गुज़रे 2 माह हो चुके थे और मैं भी इस वाक़े को भूलता जा रहा था। इस दिन से मैंने महसूस कर रहा था कि नसीर की सेहत पहले जैसी नहीं रही। वो सूखता जा रहा है और इसकी आंखों के गिर हल्के पड़ते जा रहे हैं। इसने जिस्म से गोश्त कम और हड्डियों का उभार ज़्यादा दिखाई देने लगा। मुझे इसकी सेहत गिरने पर शक तशवीश थी। मैंने कई बार इसको मशवरा दिया कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। वो मेरी बात को हंसकर टाल देता, हाँ हाँ हो करके रह जाता था। एक रात मैं साइकिल पर कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहा था कि मैं रात में घर से बाहर ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन इत्तेफाक से अपने दोस्त गुलाम मुहिउद्दीन के घर गया और इसके घर से किसी की शादी की तकरीब में गए हुए थे और गुलाम मुहिउद्दीन ने डीवीडी पर मेरे पसंदीदा गाने लगा दिए और मैं गुलामुद्दीन के गाने सुनने में इतने मगन हो गए कि हम दोनों गाने सुनने में इतने मगन हो गए कि वक्त गुजरने का पता ही ना चला। और मैं इस वक्त बुरी तरह चूका जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। मैं बदहवासी में सीधे सेफे से उठा और गुलाम मुहिउद्दीन से इजाज़त लेकर घर को चल दिया। कब्रिस्तान आते ही मेरी साइकिल अचानक एक झटके से फ़ज़ा में उछली और मैं धड़म से सड़क पर गिर पड़ा। साइकिल के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया था जो मैं देख नहीं पाया और साइकिल समेत गिर पड़ा। मैं जैसे ही सड़क से उठा अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई शख्स कब्रिस्तान से बाहर आया है। मैंने इसको देखकर बुरी तरह चौंका। वो शख्स कोई और नहीं, नसीर ही था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और इसकी आंखें आग का शोला लग रही थी। आंखें खुली होने के बावजूद वो ऐसे चल रहा था कि जैसे नींद में चल रहा हो। नसीर, नसीर ठहरो, मेरी बात सुनो। मैंने बेसाख्ता इसे पुकारा मगर नसीर चलता हुआ मेरे पास से गुजरकर इस तरह जाने लगा कि जैसे इसने मेरी आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी। मैंने इसका कंधा पकड़ा और इसको झटका दिया। वो जैसे ही चूका जैसे ही ऐसे चूका जैसे मैंने इसे नींद से बेदार कर दिया। वो गुस्से से घूर कर मुझे देखने लगा। नसीर, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने इसे हैरत से देखते हुए कहा। ज़िंदगी चाहता है तो फ़ौरन मेरी नज़रों से दूर हो जा, वरना अभी और इसी वक्त तुझे ख़त्म कर दूंगा। नसीर ने अजीब नज़रों से और गुस्से भरे लहजे में कहा। इसकी आवाज़ मुझे बदली बदली सी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही भारी भरकम शख्स बोल रहा है। इसकी आवाज़ से बेख्तियार मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई। मैंने बामुश्किल कांपते हाथों से साइकिल को पकड़ा और सवार होकर तेज़ रफ्तारी से साइकिल भगाता हुआ आगे बढ़ गया। फिर मैंने पलट कर भी नहीं देखा। इस वक्त मैं बहुत खौफज़दा था और जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। वो रात मेरी आंखों में कटी और रात भर मैं सुकून से नींद से सो नहीं सका और बार बार आंख खुल जाती और नींद से बेदार होने पर मुझे अपना जिस्म गरम गरम लग रहा था और दर्द भी कर रहा था। तुम्हें तो सख्त बुखार है, अम्मी जान ने मेरे बिस्तर पर उठने से पहले माथे पर हाथ लगाया। तुम आराम करो, आज कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मुश्किल से बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोकर चाय पापे खाए और नाश्ता किया। बुखार की गोली घर में मौजूद थी। गोली खाने से दोपहर तक मेरा बुखार टूट गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अलबत्ता बुखार से मुंह का जायका कड़वा हो गया था। मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं जा सका। तीसरे दिन कॉलेज पाने पर पता चला कि नसीर भी 2 दिन से नहीं आ रहा। मैं इस रात के वाक़ये से वैसे ही खौफज़दा था, इसलिए मैंने नसीर के बारे में किसी से भी ज़िक्र नहीं किया। मैंने नसीर को किस हालत में कब्रिस्तान से निकलते देखा था। इस वाक़ये को 2 माह गुजर गए थे, लेकिन नसीर कॉलेज नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि इससे मुलाकात करने घर जाऊँ और पूछूँ कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। एक दिन
सरे राह नसीर के छोटे भाई निसार से मुलाकात होगी। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्यों भाई निसार, तुम्हारा भाई कॉलेज नहीं आ रहा, खैरियत तो है? नसीर भाई तो 2 माह से तबीयत खराब है, वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं, उसके भाई ने